हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर एक बार फिर से एक प्रैक्टिस सेट लेकर जो कि सीटेट, टेट और विभिन्न टीचिंग्स एग्ज़ाम से रिलेटेड वो प्रैक्टिस सेट है आपका। और वो आपको सीडीपी के क्वेश्चन है, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन है इसमें। और चाइल्ड डेवलपमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है उस जब आप कोई भी टीचिंग्स एग्ज़ाम देने जाते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट या सीडीपी या बाल विकास और उसका शिक्षा शास्त्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और इसीलिए मैं आपको बार बार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आप इस लॉकडाउन में इस समय अपनी स्टडी को जारी रखते हुए प्रैक्टिस सेट भी देखते चलें, ताकि आपको आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और हमें किस तरीके की स्ट्रेटजी बनाकर उनको सॉल्व करना होता है। इसलिए मैं आज आपको चाइल्ड डेवलपमेंट का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने के लिए उपस्थित हूँ। तो इससे पहले आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके लिए लाइव क्लास लेके आ सकें। हम बहुत जल्दी अपनी पूरी टीम के साथ आपके लिए लाइव क्लास स्टार्ट करने की योजना बना रहे हैं। इसमें आप लोग भी हमारा सहयोग करें। तो आइए, आज मैंने क्वेश्चंस को, आपकी बार बार शिकायत आ रही थी कि जो आपका सर पीडीएफ होता है उसमें सिर्फ हिंदी में ही क्वेश्चंस लिखे होते हैं, इंग्लिश वाला पार्ट नहीं होता। तो आप ध्यान रखिए कि आज मैंने आपके डिमांड पर ऐसा पीडीएफ लेकर आया हूँ, ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी हैं। तो हमारे इंग्लिश वाले जो मित्र हैं वो भी इसको समझ पाएंगे और हिंदी वाले जो मित्र हैं जो हिंदी मीडियम में अपनी परीक्षा देते हैं वो भी उसको समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यू कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर की सभी क्लासेस अब इसी डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पर चलेंगी, जिससे आपका जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट्स का और टीचर्स का वो और बेहतर हो पाएगा और अच्छा हो पाएगा। तो आइए हम लोग आज अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वेयर कैन द चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट वी डिफाइन द बेस्ट वे। ठीक है, अब हिंदी में देखिए इसको, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, यहाँ ध्यान दीजिए, संज्ञानात्मक विकास के बारे में पूछा है। संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे मानसिक विकास के परिक्षेत्रों में उसको परिभाषित किया जाता है। यानी हमारी थिंकिंग, हमारा सोचना, ये सारी चीज़ें, चिंतन, स्मरण, तर्क, ये सारी चीज़ें हमारी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं। संज्ञानात्मक विकास मानसिक विकास के परिप्रेक्ष्य में आता है। तो इसमें पूछा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि बच्चों की मानसिक संक्रियाएं सबसे अच्छे तरीके से कहाँ डेवलप होती हैं, कहाँ परिभाषित की जाती हैं। तो उसके लिए इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, सिनेमा हॉल, घर, सभागार या स्कूल एवं कक्षा। इंग्लिश में भी देख लीजिए, सिनेमा हॉल, होम, ऑडिटोरियम, स्कूल एंड क्लासरूम। तो इसमें से कहाँ सबसे अच्छा संज्ञानात्मक विकास होता है, तो सिनेमा हॉल। देखिए, सिनेमा हॉल में सिर्फ आपका भावनात्मक विकास होता है और बाकी चीज़ें, तर्क, स्मरण, चिंतन, ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं होती। घर में भी हो सकता है, पर घर से भी ज़्यादा अच्छा अगर हम इन चारों में देखेंगे तो सबसे अच्छा जो हमें जो सबसे सटीक इसका आंसर है वो होगा स्कूल एवं कक्षा। देखिए, स्कूल एवं कक्षा में आपका तर्क, स्मरण, चिंतन, समस्या समाधान, सभी प्रकार के मानसिक विकास होता है। वहाँ पर बच्चा जाता है, विभिन्न परिप्रेक्ष्य और भी बच्चे आते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करता है, टीचर के साथ इंटरेक्ट करता है और बहुत सी सारी चीज़ें सीखता है। घर में भी सीख सकता है, सभागार में भी सीख सकता है। लेकिन टेट, सीटेट में जो क्वेश्चंस एकदम 100% जो आंसर राइट है उसी को आप लगाएंगे। तो इसमें जो सबसे अच्छा, जो सबसे सटीक आंसर है इसका वो है स्कूल एवं कक्षा। स्कूल एवं कक्षा में जो है बच्चा सबसे अधिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका होता है। तो सबसे अच्छा वे क्या है,
सबसे अच्छा वे है स्कूल एवं क्लासरूम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको आज करा रहा हूँ इसमें, और ये आपके ये आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आपके लिए, और ये आपको हर एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगे, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो, सी टेट का एग्ज़ाम हो, सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, KVS NVS, जहाँ भी चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जाता है, इन सारे क्वेश्चंस में से इसी तरीके के क्वेश्चंस वहाँ आते हैं। हो सकता है एज इट इज़ क्वेश्चन भी रिपीट कर दे, इसलिए सबसे अच्छी बात होती है कि हमें प्रैक्टिस सेट हमेशा लगाते रहना चाहिए। बिना प्रैक्टिस सेट के हम अपने गोल को इतने अच्छे से अचीव नहीं कर सकते। इसलिए आइए हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट इंक्लूड द डिफरेंसेस रिलेटेड IQ, विच इज़ नॉट इंक्लूड इन डिफरेंसेस रिलेटेड टू IQ। ठीक है, इसमें देखिए IQ से संबंधित में से कौन सा शामिल नहीं है, IQ से संबंधित में से कौन सा शामिल नहीं है। अब नहीं है वाले क्वेश्चन भी एकदम ध्यान से देखिएगा, जहाँ नहीं है पूछता है वहाँ आप अक्सर गलत कराते हैं, तो ये ध्यान देखिएगा, नहीं है। ठीक है, तो औसत में कौन सा नहीं है, तो औसत बुद्धिमान, कला एवं रुचि, धीमे सीखने वाला। देखिए IQ का मतलब होता है, IQ के माध्यम से हम बच्चों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, बांटते हैं कि कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन सा बच्चा सामान्य है, कौन सा बच्चा पिछड़ा है। तो औसत बुद्धिमान वहाँ पर होता है, औसत ही नहीं तो निकालते हैं। इसके बाद बुद्धिमान, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोई बुद्धिमान होगा, कोई कम बुद्धिमान होगा, कोई अधिक बुद्धिमान होगा। धीमे सीखने वाला मतलब स्लो लर्नर, वो भी हम IQ के माध्यम से ही निकालते हैं। तो इसमें जो सबसे सही आंसर है कला एवं रुचि, इससे IQ का कोई संबंध नहीं है। तो कला एवं रुचि जो है वो IQ का कोई संबंध नहीं है, तो यानी कि C आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा मित्रों। तो पहले आप चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए, चारों ऑप्शन देखने के बाद जो आपको सही लगे उस पर आप टिक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया NCERT इज यूजिंग साइकोलॉजी। देखिए इसमें क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया NCERT इज यूजिंग साइकोलॉजी, यानी कि NCERT निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग कर रहा है। साइकोलॉजी का प्रयोग NCERT किन क्षेत्रों में करता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि NCERT का फुल फॉर्म भी बहुत सारे एग्जाम से पूछा था, नेशनल तो NCERT क्वेश्चन पहले देखिए, NCERT ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग कर रहा है, साइकोलॉजी का उपयोग किस में कर रहा है। तो इसमें चार ऑप्शन हम लोग देखते हैं, पाठ्य पुस्तकों की तैयारी में, स्कूल संगठन में, विषय निर्धारण में या वित्तीय सहायता में। तो अगर आप लोग मेरे साथ यहाँ लाइव होते तो आप इसका आंसर देते। देखिए जब हम कैरिकुलम सेट करते हैं, कैरिकुलम सेट करते समय हम बच्चों की योग्यता आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और उसी के हिसाब से कैरिकुलम बनाते हैं। कक्षा 3 के बच्चे छोटे होते हैं, उनके लिए उनके हिसाब से कैरिकुलम, 9-10 के बच्चे बड़े होते हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास अधिक होता है, उनके हिसाब से किताबें। आप किताबें देखिए तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बहुत सारे चित्र, बहुत सारे ग्राफ, ये सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को समझाने के लिए बनाई गई होती हैं। इसका मतलब कि जो NCERT है वो किताबों के निर्माण में, पाठ्य पुस्तकों की तैयारी में साइकोलॉजी का प्रयोग सबसे अधिक करती हैं। देखिए इसमें 4 ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन में जो सबसे सही हो वही मारिएगा। तो इसमें ये आंसर बिल्कुल सही है, पाठ्य पुस्तकों की तैयारी। ठीक है, तो NCERT का हम लोग बात कर रहे थे, NCERT के फुल फॉर्म की। NCERT क्या काम करती है, तो NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये जो एक संस्था है
ये पाठ्यक्रम निर्माण का काम करती है, ये ढांचा तैयार करती है कि बच्चों को कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पढ़ानी होती हैं। इसकी जो संस्था है, इसका जो जब ये शुरू हुई, तो ये जो शुरू हुई 1973 में सबसे पहले एनसीईआरटी ने काम करना शुरू किया। इसको बहुत बार पूछा जा चुका है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, एनसीईआरटी शुरू कब हुई, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। इसको आप कहीं नोट भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following factors has least effect on learning? ठीक है, which of the following factors has least effect on the learning? निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर कम से कम प्रभाव पड़ता है? यानी कि यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जिसमें सीखने का या लर्निंग का सबसे कम इफेक्ट पड़ता है? तो आइए हम लोग इसमें पहले देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स इसमें दिए हुए हैं। तो पहला है थकान, दूसरा है आयु, तीसरा है बीमारी और चौथा है लिंग भेद। लिंग भेद यानी जेंडर डिफरेंशिएशन। तो इसमें सबसे कम इफेक्ट कौन करता है? तो देखिए थकान जब हमें महसूस होती है तब भी हमारा अधिगम प्रभावित होता है। आयु भी अधिगम को प्रभावित करती है। मान लीजिए कोई कक्षा 3 का बच्चा है और मैंने उसको जो है कक्षा 9th की या 10th की कोई क्वेश्चन सॉल्व करने दे दिया, वो भी नहीं कर पाएगा। तो थकान भी, आयु भी और बीमारी, जब हम बीमार होते हैं तो भी हमारी लर्निंग ठीक से कंटिन्यू नहीं कर पाते हम। लिंग भेद या जेंडर डिफरेंशिएट, ये सीखने को बहुत ही कम प्रभावित करता है, या हम कहें कि ना के बराबर प्रभावित करता है। क्योंकि चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो समान रूप से सीख सकती है और सीख सकता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर हमारी शिक्षण विधियाँ अच्छी हैं, हमारे सिखाने का तरीका अच्छा है, हम उन्हें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, तो चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों समान रूप से सीख सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के आधार पर जो डी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is not a dedicated questionnaire method? Which of the following is not a dedicated of questionnaire method? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है? ठीक है, प्रश्नावली का दोष नहीं है, तो इसमें ध्यान देखिएगा। फिर से ये नहीं है वाले क्वेश्चन बड़े गलत होते हैं, इसलिए ये जरूर ध्यान देखिएगा कि नहीं है इसमें पूछा है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं। अच्छे प्रश्न बनाना एक कठिन काम है। कई व्यक्तियों के विचार इस विधि द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। शामिल किए गए प्रश्नों की योजना अच्छी तरीके से नहीं हो सकती है। व्यक्तियों को सवालों के जवाब देने में रुचि नहीं हो सकती है। ठीक है, तो कौन सा दोष नहीं है पूछा है, ये सारे दोष हैं इसके, कौन सा दोष नहीं है? तो देखिए, कई व्यक्तियों के विचार इस विधि द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, सही बात है, प्राप्त किए जा सकते हैं, इसका दोष नहीं है ये। ठीक है, और इसका दोष नहीं है ये। शामिल किए गए प्रश्नों की योजना अच्छी तरीके से तैयार नहीं भी हो सकती। देखिए, क्वेश्चनायर क्या होता है? क्वेश्चनायर एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं या किसी भी चीज़ का डेटा कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चनायर मेथड लगाते हैं। तो क्वेश्चनायर मेथड की कौन सी कमी या दोष नहीं है? ठीक है, तो ये जो है कौन सा इसका दोष नहीं है? तो कई व्यक्तियों के विचार इस विधि द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, ये इसका दोष नहीं है। बाकी ये सारे इसके दोष हैं। अच्छे प्रश्न बनाना एक कठिन काम होता है, सही बात है। शामिल किए गए प्रश्नों की योजना अच्छी तरीके से नहीं भी हो सकती, कोई पहले कोई बाद में, कोई एक निश्चित क्रम नहीं होता, सही बात है। व्यक्तियों को सवालों जवाबों में रुचि नहीं हो सकती। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है या आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना चाहता वो नहीं देगा। तो इसमें कई व्यक्तियों के विचार इस विधि द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, ये इसका दोष
नहीं है, बाकी इसके सारे दोष में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following is not the characteristics of extrovert personality? extrovert personality निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? तो इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी बहिर्मुखी की विशेषता नहीं है? फिर से एक बार देखिए, नहीं है पूछा हुआ है, तो नहीं है जरूर ध्यान रखिएगा। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, देखिए व्यक्तित्व को युंग, जब आप व्यक्तित्व पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे युंग को। युंग ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है, बहिर्मुखी की विशेषता नहीं है। ठीक है, मिलनसार, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व मिलनसार होते हैं। नेतृत्व शक्ति, बहिर्मुखी व्यक्तित्व में नेतृत्व शक्ति भी होती है। और आक्रामक स्वभाव, ये जब अपनी स्पीच देते हैं तो कभी कभी आक्रामक भी हो जाते हैं, या जब इनके अंदर लीडरशिप होती है तो जब वो लीड करते हैं किसी चीज़ को तो आक्रामक स्वभाव भी दिखाते हैं। इसका मतलब डे ड्रीमर, यानी कि दिवा स्वप्न देखने वाले। तो ये जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व है ये दिवा स्वप्न नहीं देखते, बल्कि जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं वो अपने मन में ही सोचते रहते हैं, अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाते, तो वो उनके दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है, पर इनमें बिल्कुल नहीं पाई जाती। तो कौन सा नहीं है? डी इसमें आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट उसमें चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जो कि 7वां क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड? ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? कौन सा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? मैं आपको बता दूं, एक ये ऐसी पीडीएफ है जिसमें नहीं है वाले क्वेश्चन बहुत हैं, तो ध्यान से आप लोग इसको करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? परिवार की गरीबी, कक्षा में नींद आना, स्नेह का अभाव या घरेलू झगड़ा। देखिए क्या पूछा, मानसिक स्वास्थ्य, परिवार में गरीबी। अगर बच्चे का पेट ही नहीं भरा है, आप उसको पढ़ने के लिए कहेंगे, क्या पढ़ने में मन लगेगा? कभी नहीं लगेगा। तो परिवार में जो गरीबी है ये भी उसके मानसिक स्वास्थ्य को इफेक्ट करती है, बहुत तगड़ा इफेक्ट करती है। स्नेह का अभाव, अगर आपके परिवार में 2 या 3 बच्चे हैं और उसमें से एक बच्चे को आप स्नेह नहीं मिल रहा, प्यार नहीं मिल रहा, तो वो उसके मानसिक परिक्षेत्र में, उसके मानसिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकता है। वो कुंठित हो सकता है, कुंठित मानसिकता उसकी बन सकती है। इसलिए स्नेह का अभाव भी हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद घरेलू झगड़ा, अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है, घर में एक स्वस्थ वातावरण नहीं है, वो भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है, कक्षा में नींद का आना, देखिए कक्षा में नींद का आना कोई मानसिक संक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक फिजिकल एक्टिविटी है, तो इसलिए ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। बी, कक्षा में नींद आना मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता, बल्कि ये आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे भी मिलने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट की हम लोग श्रृंखला शुरू करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो आइए हम लोग अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलिटी ऑफ एटीट्यूड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलिटी ऑफ एटीट्यूड? ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है? दृष्टिकोण, एटीट्यूड को आप अभिवृत्ति भी कह सकते हैं, और यहाँ दृष्टिकोण लिखा गया है, दृष्टिकोण भी उसका हिंदी में आप कह सकते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन सा एटीट्यूड की विशेषता नहीं है?
तो यहाँ देखिए, यह प्रेरणादायक है, यह हमारे व्यवहार का आधार है, यह अस्थायी है, यह सीखा जाता है। तो एटीट्यूड, देखिए एटीट्यूड प्रेरणादायक भी होता है, मोटिवेट भी करता है और डीमोटिवेट भी करता है। तो यह हमारे व्यवहार का आधार है, हमारे एटीट्यूड ही हमारे व्यवहार को बिल्ड करता है, ये आप जान लीजिए। यह अस्थायी है, देखिए कोई भी एटीट्यूड हमारा अस्थायी नहीं होता। वो ऐसा नहीं है कि अभी हम लिबरल हैं आपसे अचानक हम जो है हाइपर हो जाएं, ऐसा नहीं है। अगर हमारा एटीट्यूड बहुत दिन में चेंज होता है, पल पल भर में चेंज नहीं होता, इसलिए कौन सी विशेषता नहीं है, तो यह अस्थायी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटीट्यूड स्थायी माना जाता है और यह सीखा जा सकता है। हम आपसे अच्छा आचरण करना सीख सकते हैं, आप हमसे अच्छा आचरण करना सीख सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें इसकी विशेषताओं में आती हैं। यह अस्थायी है, ये इसकी एक विशेषता नहीं है, तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको भी देख लेते हैं, आइए। कॉग्निटिव पावर्स ऑफ द चिल्ड्रन लाइक इमेजिनेशन पावर, इंटेलिजेंस, एबिलिटी एंड टेक डिसीजन etc आर रिलेटेड टू चिल्ड्रन। देखिए कॉग्निटिव पावर of a children like imagination power, intelligence, ability to take decision etc are related to children। बच्चों की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बौद्धिक निर्णय लेने की क्षमता आदि बच्चों से संबंधित है। तो कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान शक्ति, ये किससे संबंधित है? ये हमारे मानसिक विकास से संबंधित है। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सर्वांगीण विकास नहीं होगा, बल्कि जो ये शक्तियाँ दी हुई हैं ये मानसिक विकास से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10वां क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, रेमेडिकल मेथड इज यूज फॉर, उपचारात्मक विधि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उपचारात्मक विधि यानी कि रेमेडिकल, उपचार करना है, किसका करेंगे? सामान्य बच्चों का, समस्याग्रस्त बच्चों का, सामान्य और समस्याग्रस्त दोनों बच्चों का या प्रतिभाशाली बच्चों का? देखिए जब भी हम रेमेडिकल टीचिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर याद रखिएगा कि समस्याग्रस्त बच्चों के लिए ये विधि अपनाई जाती है, जो कि रेमेडिकल विधि है। ये समस्याग्रस्त बच्चों के लिए अपनाई जाती है। उपचारात्मक शिक्षण समस्याग्रस्त बच्चों के लिए अपनाया जाता है, उनके लिए, उनके पढ़ाने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 11वां क्वेश्चन है, क्रिएटिव थिंकिंग इज रियलाइंग लीज ऑन, रचनात्मक चिंतन में कमी होती है। रचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग इज लीज ऑन, तो विनाशकारी, रचनात्मक, अभिसारी या नीरस। देखिए दो प्रकार का चिंतन होता है, एक अपसारी, एक अभिसारी। ठीक है, तो क्रिएटिव थिंकिंग या रचनात्मक चिंतन में कमी होती है। विनाशकारी, रचनात्मक या नीरस, ये इसमें से नहीं होगा, तबकि सी ऑप्शन इसका सही होगा, अभिसारी चिंतन। अभिसारी जो चिंतन है वो प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता होती है, और जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो अपसारी चिंतन करते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी ग्राफ के माध्यम से इसको समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। रचनात्मक चिंतन में कमी होती है, अभिसारी चिंतन की कमी होती है, बल्कि इसमें अपसारी चिंतन होता है।
बहुत बार पूछता है कि क्रिएटिव बच्चों के लिए अपसारी चिंतन, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अभिसारी चिंतन क्या होता है, आइए देखते हैं। ये देखिए ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, ये अपसारी चिंतन है और ये अभिसारी चिंतन है, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग ये प्रतिभाशाली बच्चों में होता है, यहाँ आप समझने के लिए लिख सकते हैं प्रतिभाशाली। ये जो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होता है और ये होता है सृजनात्मक बच्चों के लिए। सृजनात्मक बच्चों के लिए, ठीक है। जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो किसी एक बिंदु पर फोकस हो जाती है। वो जैसे मैंने अगर किसी क्वेश्चंस को हल किया और अपने एक तरीके से हल किया, जो प्रतिभाशाली बच्चा है वो मेरे तरीके को सीखकर एडिट उसी तरीके के क्वेश्चन हल करने का प्रयास करेगा, नया नहीं सोचता है इसमें। जो पुरानी परंपराएं, पुराने नियम चले आ रहे हैं उसी को वो लर्न कर लेता है, उसी को याद कर लेता है और उसी के आधार पर आगे आने वाली समस्याओं का समाधान करता है। पर जो डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो सृजनात्मक बालकों की पहचान है, इसमें जो बच्चा है वो अगर उसके सामने कोई भी समस्या आती है तो वो अलग अलग तरीके से उस समस्या के समाधान का प्रयास करता है और सबसे शॉर्ट तरीका, सबसे सरल तरीका ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन वो सबसे सरल तरीका ढूंढेगा और किसी एक मेथड पर टिका नहीं रहेगा, बल्कि अलग अलग तरीकों से उसकी खोज करने का प्रयास करेगा। तो ये होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, प्रतिभाशाली बच्चों में होती है। ये होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो सृजनात्मक बच्चों में होती है, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। ए मोटिवेटेड चाइल्ड डज नॉट शोज which of the following characteristics? A motivated child does not show which of the following characteristics? एक प्रेरित बच्चा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं दिखाता है? जो बच्चा अभिप्रेरित है, मोटिवेट है किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो वो कौन सी विशेषता नहीं दिखाता है? ध्यान रखिएगा, नहीं दिखाता है वाले क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं। आइए हम लोग अपने चारों ऑप्शन देखते हैं। सीखने की इच्छा, सीखने में भागीदारी, आकांक्षा स्तर या समूह से अलग होना, ठीक है। जो बच्चा किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट होगा वो अपने समूह से कभी अलग नहीं होगा, तो ये नहीं दिखाता वो बच्चा, समूह से अलग होना नहीं दिखाता। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक करने से हमें और मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हम आपके लिए हर विषय की श्रृंखला लेकर बहुत जल्द आने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपका अपना ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।